अब मैं मैं अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, ये कितना बड़ा सुरक्षा में सेंध है। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया और पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती है। अब आप ये सोचिए कि कौन सा डेटा सुरक्षित है अपने देश में। हमारे देश के जो सीबीएसई के छात्र हैं उनका डेटा लीक हो जाता है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, बैंक के जो खाते हैं वो आधार के डेटा लीक हो जाते हैं। अब आपका ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, अभी सिद्धार्थ कह रहे थे कि कई लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं खाली दर्शकों की जानकारी के लिए बता रही हूँ कि कूडनकुलम परमाणु संयंत्र प्रोजेक्ट आपका सबसे बड़ा देश का पावर प्लांट है। तमिलनाडु में जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी तमिलनाडु का हिस्सा है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट का वो हिस्सा है, और वहां पर बहुत सारे एजिटेशंस भी हुए हैं इसको लेकर। और ये वो कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि देश का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एसेट माना जाता है, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर डेटा लीक हो गया है और रिलायंस का नाम आ रहा है कि रिलायंस का डेटा भी लीक हुआ है, तो आखिर आपको क्या लग रहा है? मैं वही सवाल जो सीमा चिश्ती ने भी रेज किया, कई लोग उसको सोशल मीडिया पर रेज कर रहे हैं कि आखिर रिलायंस का इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या लेना देना था? क्या ये बात कभी पब्लिक डोमेन में आई या फिर सरकार ने इसको जानबूझकर छुपा कर रखा? जी नमस्कार नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को। जिस देश में ना डेटा सुरक्षित है ना दाता सुरक्षित है, आपने राम मंदिर में जिसकी वेव पर चढ़कर ये लोग आए थे, वहां के मंदिर में चढ़ावा चोरी देखी, और डेटा तो लगातार चोरी हो रहा है। दरअसल अगर ये एक पीपल सेंट्रिक सरकार होती, पीपल सेंसिटिव सरकार होती, तो शायद देश के बारे में सोचती, लेकिन ये पीपल सेंसिटिव गवर्नमेंट है नहीं, क्योंकि इसको लोग नहीं चाहिए। अब इसे लोग नहीं चाहिए चुनाव जीतने के लिए या सत्ता पाने के लिए। इसने अपने वोटर्स चुन लिए हैं, इसने अपना तंत्र चुन लिया है, तो इसलिए ना डेटा सुरक्षित है ना दाता सुरक्षित है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का जो एक, जब भी बीजेपी की सरकारें आती है तो एक जलजला आता है। पहले के समय में भी अगर आपको याद हो, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, तो एक ग्रुप था, उसे इन्होंने मोदी ग्रुप को, ललित मोदी ग्रुप को दे दिया था। एक होटल था जिसकी बाद में कीमत 250 करोड़ आंकी गई थी, उदयपुर की ये प्रॉपर्टी थी, और उसमें उसे 7 करोड़ में, 7.5 करोड़ में दे दिया था। तो प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो उसके लिए एक सॉलिड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि प्राइवेटाइज्ड, जो लोग प्राइवेटाइज काम करते हैं, जो लोग कॉर्पोरेट्स हैं, वो बहुत जल्दी लूप होल्स पता कर लेते हैं और फिर वो उस पर राइड करते हैं। तो ये जिस तरह से ये केस हुआ है, आप कह रहे हो कि इसमें प्राइवेट कंपनी का क्या रोल है, तो प्राइवेट कंपनी का रोल तो वैसे भी तभी होता है जब उसका एक रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन यहाँ तो रिलायंस ग्रुप, एक बार फिर हमने देखा, जैसे राफेल में हमने देखा कि कहीं से फ्रॉम नोवेयर वो आ गए थे, जिनका कोई ये भी नहीं था, पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं था, ऐसे लोग आ गए थे। अब यहाँ पर जो देखिए, एक और बात यहाँ पे एक साबित होती है कि कुडनकुलम का, आज आपने भी बताया उसके बारे में, आज सिद्धार्थ जी ने भी बताया, लेकिन पहले की सरकारें अगर हल्ला कर करके प्रचार करती तो पूरी दुनिया जान जाती यहाँ ये है, यहाँ ये है। आजकल बीजेपी की सरकारों में हमारी स्क्वाड्रन्स के नाम लिख दिए जाते हैं, ये स्क्वाड्रन वहां है, ये स्क्वाड्रन वहां है। तो इनको समझ नहीं है इस बात की कि सिक्योरिटी क्या है, किन चीजों को बिल्कुल सिक्योर रखना चाहिए। और इसीलिए क्या होता है, डीआरडीओ जैसे संस्थान से एक पीएम कुरुलकर होते हैं जो कि संघ से जुड़े हैं, और आज जेल में है कि नहीं है, कहते हैं कि केस चल रहा है, लेकिन ऐसे लोग संस्थाओं से बाहर सूचनाएं देने लगते हैं। अब इस कहानी में भी आप देखिए कि जो कह रहे हैं कि ये जो 19,000 के करीब फाइल्स निकली हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव डेटा है, लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय चुप है। हमेशा की तरह जब भी कोई इस तरह की घटना होती है जिससे एक्चुअली देश की सुरक्षा को खतरा होता है, प्राइम मिनिस्टर और उनका पूरा कार्यालय पूरी तरह चुप हो जाता है, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आता। लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जो इनका इकोसिस्टम है, कि इसमें कोई कोर सूचनाएं नहीं गई। अरे भाई, आप यहां से अगर जो 19,000 आपने फाइल्स जो है वो डार्क वेब पे चली गई, तो आप कैसे कह सकते हो, जब आपके पास पूरा तंत्र ही सिक्योर नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सूचनाएं आगे नहीं गई हैं? और उनका ये कहना है कि 2019 में भी हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ। यानी कि आप हर बार हमारे यहाँ से साइबर लीक होता रहे और हम ये कहते रहे कि नहीं नहीं कुछ खास गया नहीं है।
कौन कह सकता है? क्योंकि देखिए, जो एक एनटीआई है, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, उसके डायरेक्टर ने कहा है कि ये तो प्लांट की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर सकता है। अब ये जो संस्था है, ये सरकारों को जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड, उसके लिए वो एनालिसिस करती है और उनका एक्चुअली उनको बताती है कि आप लोगों के यहाँ क्या कमी है, क्या गलत है। तो जबकि भारत के ही जो एक इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, उन्होंने बोला कि ये जो है फाइलें 11 जून से ऑनलाइन है। तो डार्क वेब में फाइल्स का होना, जो कि न्यूक्लियर प्लांट से और भारत की न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर सुरक्षा है। लेकिन हमारी सरकार को क्या चाहिए? वो पेगासस लेके पत्रकारों के पीछे, विपक्ष के पीछे लगी रहती है। जहां देश की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है और आप लगे हैं कि विपक्ष को हम कैसे खत्म करें, पत्रकारिता को कैसे खत्म करें। तो ये 2016 से 2025 से के बीच तक की ये सारी की सारी ब्रीच है। अब आप ये जरा सोचिए कि अगर ये डेटा भी जा रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर से हमारा, न्यूक्लियर प्लांट से हमारा डेटा जा रहा है, तो फिर तो हमारे डेटा का क्या ही कहना है। इतनी डिजिटल फ्रॉड बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, ये सभी लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इससे करोड़ों का भी नुकसान हो गया है, छोटे छोटे लोग। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, जो कि इसको कम से कम जिसका पहले इनके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए था, अब वो ये इसके ऊपर आया है। सर्टेन भी इसकी मामले की जांच कर रहा है। और कुल मिला के ये कि इस तरह से अगर केसेस होते रहेंगे तो देश की जो न्यूक्लियर सुरक्षा है, जो देश की साइबर सिक्योरिटी है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये प्रधानमंत्री को इसके ऊपर बात करना चाहिए। इसके ऊपर परमाणु ऊर्जा का जो मंत्रालय है उसको इस पे सामने आना चाहिए और देश को ये आश्वासन देना चाहिए कि इसमें अभी कोई नुकसान नहीं है और हम इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, हम इसको ऐसा हैक फ्री बना रहे हैं। उस तरह का कोई बयान आया नहीं है। तो हम और आप चर्चा करेंगे, चर्चा 1-2 दिन रहेगी और उसके बाद लोग भूल जाएंगे। आफ्टर लिसनिंग टू आशुतोष, आपको क्या लग रहा है कि ये पूरी जो चौंकाने वाली स्टोरी है, ये अपने आप में कितना बड़ा खुलासा आज रॉयटर्स ने किया है? देखिए, टोटल सिस्टम कोलैप्स चल रहा है। मैं जहां मध्य प्रदेश में रहती हूँ, यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना लेकिन नियुक्तियां होती रही। कॉलेज नहीं बना, 10 साल तक 150 लोग 3-3 स्ट्रीम में पास आउट होते रहे। जो अहमदाबाद है वहां पर फर्जी देश, अनुमा जी, ऐसा लग रहा है मुझे वो बंटी और बबली की जो फिल्म थी, वो जो बंटी बबली की जो फिल्म नहीं थी, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन वाली, मुझे वही फिल्म याद आ रही है कि पूरा देश का उसी सिस्टम पे चल रहा है। हाँ, देखिए ना, क्योंकि गुजरात में देखिए पूरा का पूरा एक फर्जी अस्पताल चलता रहा, कई विभागों के साथ चलता रहा। और बाद में पता चला जब एक मरीज की डेथ हुई कि भाई जिस डॉक्टर के नाम से हॉस्पिटल था वो डॉक्टर तो था ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ भी वहां ट्रेन नहीं था। उसके बाद आपने अगर ये सुना होगा कि एक गुजरात में फर्जी इंजीनियर था जो छोटा उदयपुर खुद को सिंचाई विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बताता था। ऐसे ही गोरखपुर में एक फर्जी आईएएस था। और तो एक यंग लड़का आर्मी का ब्रिगेडियर बता के खुद को घूमता रहा, यूपीएस के एससी के एस्पिरेंट्स को वो अपना मोटिवेशन लेक्चर भी देता रहा। हैदराबाद में पकड़ा गया एक सिविल सर्वेंट जो कि कभी आईएएस बन जाता था, कभी आईपीएस बन जाता था, उसके साथ अपने सिक्योरिटी के लोग भी थे। उसके बाद जो फर्जी टोल प्लाजा था गुजरात में, उसमें भी कई 75 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल लिए गए। तो जो असली टोल प्लाजा की थोड़ा आगे था, यानी कि वहां से कोई क्या एजेंसी नहीं गुजरती थी क्या, ट्रैफिक वाले या सड़क निर्माण विभाग वाले कभी नहीं गुजरे, उन्होंने देखा नहीं। 12-12 साल तक चलता रहा। मध्य प्रदेश में ही एक बगलामुखी मंदिर में एक फर्जी ट्रस्ट अंदर पैदा हो गया। अहमदाबाद में एक फर्जी जज हो गया, पूरी अदालत चलती रही, मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन। बिहार में फर्जी पुलिस स्टेशन हो गया। और तो और आपने सुना होगा ना, ये वेस्ट आर्कटिका, कुछ पुलिविया, लोडोनिया ऐसे नाम के देशों की एक एम्बेसी भी यहाँ खुल गई। तो पूरा सिस्टम कोलैप्स है इस समय। हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में फर्जी बैंक, एसबीआई की पूरी ब्रांच फर्जी, 60 करोड़ रुपए लेके भाग गए वो लोग। तो देश में क्या हो रहा है? अब पहले जब इन चीजों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो लोगों को समझ में आ गया कि सरकार के काबू में कुछ नहीं है। जो मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नमेंट वाली जो बात होती थी, वो सारा खत्म है इस समय। और जब ये इस लेवल पे चोरों ने, बेईमानों ने, साइबर हैकर्स ने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, सरकार का कोई नियंत्रण लोगों पर नहीं है, संस्था पर नहीं है, किसी पर नहीं है, तो अब इस तरह के केस हो रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच गया और
पता नहीं सेनाओं के साथ, तो आपको अगर याद होगा कुछ साल पहले ये भी कहा गया था कि कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा जो है उसकी भी हैकिंग करने की कोशिश की गई है। तो जब सरकार पूरी तरह से केवल प्रचार तंत्र पर बनती है, ऐसे में उसका खामियाजा देश की राष्ट्रीयता को होता है, अखंडता को होता है, जो हम आज होता हुआ देख रहे हैं।